हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस इम्पोर्टेंट सेशन में। आज हम अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित एक लेटेस्ट जो पेपर है जूनियर इंस्ट्रक्टर का, जो कि 20 नवंबर को आयोजित हुआ था, ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे। उसके जो जीके के प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। अधीनस्थ बोर्ड ने किस तरीके के अपने पैटर्न को बदला है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। किस तरीके के प्रश्न अब अधीनस्थ बोर्ड पूछ रहा है, ठीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है इसमें। तो इसमें कुल 35 प्रश्न हैं, लेकिन हम 35 प्रश्न नहीं, जितने हो सकेंगे आज उतने ही प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। तो जीके के प्रश्न में हम पहला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का, ठीक है। कौन से ज़िले में उच्च आर्द्र जलवायु नहीं है? उच्च आर्द्र का अर्थ है अति आर्द्र जलवायु, यानी उच्च आर्द्र या फिर अति आर्द्र जिसको हम बोलते हैं, वो पूछ रहा है। तो कौन से ज़िले में उच्च आर्द्र जलवायु नहीं है? तो ऑप्शन है डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी। तो उच्च आर्द्र जलवायु जो है वो बूंदी ज़िले में नहीं पाई जाती, यानी कि बूंदी जो ज़िला है वो उच्च आर्द्र जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। उच्च आर्द्र जो जलवायु है या अति आर्द्र जलवायु जो क्षेत्र है वो डूंगरपुर, ठीक है, चित्तौड़गढ़, कोटा, इसके बाद में हमारा है बारा, ठीक है। बारा में भी यही उच्च आर्द्र जलवायु है। झालावाड़ में भी उच्च आर्द्र जलवायु है। झालावाड़ में भी उच्च आर्द्र जलवायु है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये क्षेत्र भी, और सिरोही का पूर्वी भाग और उदयपुर, ठीक है, उदयपुर और सिरोही, ये जो ज़िले हैं ये हमारे उच्च आर्द्र जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बूंदी। तो बूंदी किस में आता है? तो बूंदी जो है आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। मैं आपको एक बार पूरे के पूरे 5 जो जलवायु के आधार पर बांटा गया राजस्थान को, वो भाग हैं वो बता देता हूँ, ठीक है। पहला है हमारा शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु प्रदेश, पहला भाग तो ये है। दूसरा जो है हमारा वो है अर्ध शुष्क या फिर स्टेपी जलवायु वाला भी बोलते हैं हम उसको, अर्ध शुष्क, जो कि वो ज़िले जो राजस्थान के मध्यवर्ती ज़िले हैं वो इसमें आते हैं। और शुष्क जलवायु में पश्चिमी राजस्थान के जो ज़िले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये ज़िले इसमें आते हैं। और अर्ध शुष्क या फिर स्टेपी, ठीक है। तीसरा है हमारा उप आर्द्र जलवायु, इसमें पूर्वी राजस्थान के जो ज़िले हैं जयपुर, दौसा, ठीक है, पूर्वी सीकर, अजमेर, ये ज़िले इसी में आते हैं। और 4 नंबर का जो है हमारा जो भाग है वो है आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा है? आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें कौन कौन से? अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर, टोंक और राजसमंद, चित्तौड़गढ़, ये ज़िले के कुछ भाग हैं जो भी इसमें आर्द्र जलवायु में आते हैं। और 5वें नंबर का है, मैंने बताया आपको, अति आर्द्र या फिर उच्च आर्द्र वाले ज़िले, अति आर्द्र। ये 5 भागों में सामान्य रूप से राजस्थान की जलवायु को बांटा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे, और हमारा जो प्रश्न था क्या था कि जो उच्च आर्द्र जलवायु नहीं है तो बूंदी जो ज़िला है वो आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है, ना कि अति आर्द्र में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गोडावण को संरक्षित किया जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान में, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य और नाहरगढ़ अभयारण्य और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर अपना ये हो जाएगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान। जो गोडावण है उसको राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर ज़िले में स्थित है उसमें संरक्षित किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है उसको राष्ट्रीय मरु उद्यान कब घोषित किया गया था? 1981 में, ठीक है। और ये जैसलमेर और बाड़मेर ज़िले में स्थित है। इसका अधिकतर जो हिस्सा है वो जैसलमेर ज़िले में आता है। और कुल 3162 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये फैला हुआ है राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसको हम जीवाश्म उद्यान या फिर फॉसिल पार्क भी बोलते हैं। यह जो प्रश्न है काफ़ी बार विभिन्न एग्जाम्स में पूछा गया है कि जीवाश्म उद्यान या फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है, ठीक है। इसमें गोडावण के अलावा और क्या क्या संरक्षित होते हैं? तो गोडावण, इसके बाद है चिंकारा और चौसिंगा को भी संरक्षण दिया जाता है इसी में, चौसिंगा है, और काला हिरण। तो अगर इनमें से कोई नाम दे करके पूछे या फिर 2 नाम दे दे या 3 नाम दे दे कि गोडावण, काला हिरण या चिंकारा
किस में संरक्षित किया जाता है? तो राष्ट्रीय मृग उद्यान में। ठीक है, तो राइट आंसर तो अपना क्या है? ए इसमें। जो हमारा गोडावण है उसको 1981 में, कब? 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और इसको हम राजस्थानी भाषा में इसको माल मोरडी भी कहते हैं इस गोडावण को। ठीक है, अन्य नाम इसका हुकना और शर्मिला पक्षी भी कहते हैं गोडावण को ही। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य। इसको 1955 में अभयारण्य घोषित किया गया था। कब? 1955 में। और 1990 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 1990 में। नाहरगढ़ जो है वो जयपुर ज़िले में स्थित है, सरिस्का अलवर में है। और नाहरगढ़ को हमने 1982 में अभयारण्य घोषित किया था। कब? 1982 में। और जो नाहरगढ़ है वो सेही व पाटा गौ के लिए प्रसिद्ध है, या फिर संरक्षित किया जाता है इसको, सेही या फिर पाटा गौ। अगर इस तरीके का प्रश्न आए कि सेही व पाटा गौ को किस अभयारण्य में संरक्षित किया जाता है, तो नाहरगढ़ जयपुर वाले में। ठीक है, और केवलादेव, केवलादेव जो है ये भरतपुर ज़िले में स्थित है, भरतपुर में। और ये 29 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है। एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र जो है वो यही कहलाता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और इसको 1981 में अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने सारे ऑप्शंस आपके क्लियर कर दिए हैं। तो राइट आंसर अपना क्या था? राष्ट्रीय मृग उद्यान, गोडावण को संरक्षित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारे जो राजस्थान का बेसिक देशांतर रेखाएं हैं उनसे संबंधित पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से राजस्थान का सुदूर पूर्वी देशांतर कौन सा है? ऑप्शन है 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी देशांतर, और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो राइट आंसर तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। लेकिन मैं आपको इसको अच्छे से एक बार क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए मैं एक बार रेंडमली यहाँ पे राजस्थान का इस तरीके से मैप बना देता हूँ। ठीक है, ये है नीचे हमारा बोरकुंड जो कि बांसवाड़ा जिले में स्थित है। बोरकुंड यहाँ से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, और यहाँ पे 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और इसको कोणा गांव से निकलती है। कहाँ से? कोणा गांव, गंगानगर। और इधर पश्चिम में कटरा गांव, जैसलमेर, और ये है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये है सिलाना गांव, कहाँ? धौलपुर में, और 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया इनका देशांतरी विस्तार राजस्थान का। ये विस्तार की ऐसे बात करें तो ये 8 डिग्री 26 मिनट का डिफरेंस आएगा, और इसमें 8 डिग्री 69 मिनट का विस्तार आएगा। ठीक है, पश्चिम से लेकर के पूर्व तक अगर इसका विस्तार पूछे तो ये 8 डिग्री 69 मिनट, और उत्तर से दक्षिण का इसका डिफरेंट पूछे तो 8 डिग्री 26 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वैसे किलोमीटर में विस्तार पूछे तो ये तो है हमारा 826। ठीक है, 826, और ऐसे पूर्व से पश्चिम की पूछे तो वो है 869। कई बार इन दोनों का डिफरेंस भी पूछ लेता है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का अंतर कितना है, तो वो है 43 किलोमीटर का। ठीक है, तो ये सुदूर पूर्वी देशांतर पूछ रहा है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 243 ZE के तहत गठित महानगर योजना समिति के कितने न्यूनतम सदस्य नगरपालिकाओं से होते हैं? तो ये नगरपालिकाओं से संबंधित एक प्रश्न है, और अच्छा प्रश्न है एक। मैं इसको थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ ताकि आपको प्रश्न अच्छे से दिखाई दे। देखिए, अनुच्छेद 243 ZE के तहत गठित महानगर योजना समिति के कितने न्यूनतम सदस्य नगरपालिकाओं और पंचायतों में से निर्वाचित होते हैं? तो कितने न्यूनतम सदस्य जो होते हैं नगरपालिका व पंचायतों में से निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन है 1/3, 2/3, 10% या फिर 20%। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2/3। क्या होता है कि
2/3 जो सदस्य होते हैं महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से नगर पालिका व पंचायतों के जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचित होंगे। ठीक है, तो ये जो निर्वाचित होते हैं नगर पालिका व पंचायतों के जो सदस्य या अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा अपनों में से चुने जाते हैं और वो जनसंख्या के अनुपात में ही निर्वाचित होते हैं। ठीक है, राइट आंसर अपना बी हो जाएगा 2/3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम। यह प्रश्न भी अच्छा है। पिछला जो प्रश्न है वो भी पटवार या वीडियो में आने लायक प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, और पटवार में सिलेबस में भी दे रखा है ये टॉपिक। और ये जो प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, ये भी आने की पूरी संभावना है क्योंकि ये भी टॉपिक आपके पटवार में वीडियो में दे रखा है। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत अपील दायर करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम है 2011 का, उसके संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं, उनके बारे में अपने को देखना है। कथन 1 क्या कह रहा है, कोई भी व्यक्ति जिसका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है अस्वीकृति के 30 दिनों के भीतर नामित अधिकारी के खिलाफ अपील कर सकता है। और कथन दूसरा क्या कह रहा है, यह भी उल्लेख है कि प्रथम अपील अधिकारी 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद ही अपील स्वीकार कर सकता है। तो पहले मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ कि ये लोक सेवा गारंटी अधिनियम है क्या। ठीक है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्र में 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ। उस टाइम सीएम कौन थे, अशोक गहलोत। ठीक है, तो 14 नवंबर 2011 को संपूर्ण राजस्थान में लागू हुआ। क्या है ये लोक सेवा गारंटी अधिनियम? राजस्थान की जनता को निर्धारित समय सीमा में सेवाएं प्रदान करने की गारंटी देता है ये। ठीक है, इसमें भ्रष्टाचार कम करना, पारदर्शिता को लाना, इस तरह के काम होते हैं ताकि जनता में जो सरकार है उसके प्रति पारदर्शिता व विश्वास बढ़े। ठीक है, यानी कि कम समय में और पारदर्शिता तरीके से सेवाएं उपलब्ध करवाना, किसी भी तरीके की जानकारी उपलब्ध करवाना, ये हमारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम कहता है। इसमें क्या होता है, प्रथम जो अपील अधिकारी है वो 21 दिन के भीतर शिकायत का निस्तारण करता है। ठीक है, प्रथम मान लीजिए किसी ने शिकायत करी और वो 21 दिन के भीतर उसकी शिकायत का निस्तारण करेगा। ठीक है, अगर वो निस्तारण नहीं करता है तो क्या होता है कि उसके विरुद्ध जो द्वितीय जो अपील अधिकारी होगा वो 60 दिन के भीतर दूसरे अपीली अधिकारी को अपील कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने अपील करी तो 21 दिन के भीतर शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ, ठीक है, या फिर वो असंतुष्ट है, तो वो प्रथम अपीली अधिकारी के विरुद्ध 60 दिन के अंदर दूसरे अपीली अधिकारी को अपील करेगा। ठीक है, 60 दिन के अंदर, यानी उससे जो सीनियर होगा उसको। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति जिसका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है अस्वीकृति के 30 दिनों के भीतर नामित अधिकारी के खिलाफ अपील कर सकता है। ये बात सही है, यानी कि शुरू में जिसने आवेदन किया है, ठीक है, तो अगले 30 दिनों के भीतर जब उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया है तो अगले 30 दिनों के भीतर वह उस अधिकारी के खिलाफ अपील कर सकता है। यह भी उल्लेख है कि प्रथम अपील अधिकारी 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद ही अपील स्वीकार कर सकता है। यह बात भी सही है, मैंने आपको अभी बताया। तो ये दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये राज्य निर्वाचन आयुक्त से संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन है इंद्रजीत खन्ना, श्री राम लोभाया, श्री अशोक कुमार पांडे और श्री अमर सिंह राठौड़। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त श्री अमर सिंह राठौड़ थे। ठीक है, अब मैं राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर लेता हूँ। यह एक क्या है, संवैधानिक व स्वतंत्र निकाय है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये पंचायतों के लिए भाग 9 अनुच्छेद 243 के में इसका गठन किया गया। ठीक है, और अगर नगर पालिकाओं की बात करें तो भाग 9 के अनुच्छेद 243 ZA, इसमें नगर पालिकाओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। अगर पंचायत राज के लिए पूछे कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस में किया गया है, पंचायतों के लिए 243 के और नगर पालिकाओं के लिए 243 ZA। ठीक है, इसका गठन कब हुआ राजस्थान में? तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की एक धारा 120, ठीक है, 120 के तहत 17 जून 1994 को अध्यादेश जारी हुआ। कब हुआ? 17 जून
1994 को अध्यादेश जारी हुआ और 1 जुलाई 1994 से कार्य प्रारंभ हुआ। 1 जुलाई 1994 से राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ किया। तो इसकी वास्तविक स्थापना 1 जुलाई 1994 में ही मानी जाती है। ठीक है, ये मैंने धारा आपको इसलिए बताई है कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 120 के तहत इसकी स्थापना की गई है। हाल ही में मैंने देखा है कि जो आरपीएससी हो या फिर अधीनस्थ बोर्ड हो, वो थोड़ा डीपली प्रश्न पूछ रहा है और वो धारा से संबंधित प्रश्न ज़्यादा दे रहा है कि किस धारा के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, तो आपको धारा भी अब याद रखनी है। नेक्स्ट बात करूं तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है हमारे राजस्थान के, तो मधुकर गुप्ता है। मधुकर गुप्ता ये हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो है नवीन महाजन। ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग पद हैं दोनों का, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो हैं अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, मधुकर गुप्ता। ठीक है, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको कि कई बार क्या होता है, जैसे आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड है, वो पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा जो व्यक्ति है वो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष रहे हैं या नहीं रहे। ठीक है, तो मैं आपको सारे के सारे ही जो अब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे राजस्थान में उनकी एक ट्रिक बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो आपको याद रखना है ANIAR, प्रेम और मधु। ठीक है, अब आप इसको कैसे भी अपने हिसाब से याद रख सकते हैं। ए से अर्थ है अमर सिंह राठौड़। ठीक है, एन से मतलब है नेकराम भसीन। नेकराम भसीन। अगर आपने ये ट्रिक याद कर ली ना, तो किसी भी तरीके का प्रश्न पूछेगा कि क्रम से जचवाने का या फिर इनमें से कौन सदस्य है या नहीं है, तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। नेकराम भसीन। आई से मतलब है इंद्रजीत खन्ना। इंद्रजीत खन्ना। और ए से मतलब है अशोक कुमार पांडे। अशोक कुमार पांडे। और आर से मतलब है राम लुभाया, जो दे रखा है ऑप्शन में, राम लुभाया। ठीक है, और प्रेम से मतलब है प्रेम सिंह मेहरा। प्रेम सिंह मेहरा। और मधु से मतलब है मधुकर गुप्ता। ठीक है, ये वर्तमान में जो है मधुकर गुप्ता। तो ये आपको याद रखना है। अनार सिंह से प्रेम मधु करो, या कुछ भी तरीके से आप याद रख सकते हैं। ए से अमर सिंह राठौड़, एन से नेकराम भसीन, आई से इंद्रजीत खन्ना, ए से अशोक कुमार पांडे, आर से राम लुभाया, और प्रेम से प्रेम सिंह मेहरा, और मधु से मधुकर गुप्ता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जीके का 14 नंबर का क्वेश्चन है। ऊँट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है जोधपुर जिले में, बीकानेर जिले में, बाड़मेर जिले में, टोंक जिले में। तो जो ऊँट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र है ये बीकानेर जिले में स्थित है। यह प्रश्न भी लगभग हर पेपर में ही पूछा जाता है। इसके संबंध में आपको आज सारी बातें बता देता हूँ। ठीक है, तो ये है कहाँ पे, बीकानेर जिले में। ऊँट प्रजनन से संबंधित अनुसंधान करता है ये। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2 डेट याद रखनी स्थापना से संबंधित। एक तो 5 जुलाई 1984। इसको क्या हुआ, ऊँट परियोजना निदेशालय के रूप में इसकी स्थापना की गई। ऊँट परियोजना निदेशालय। ठीक है, निदेशालय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। फिर क्या हुआ, 20 सितंबर 1995 को, 20 सितंबर 1995 को इसका ये वर्तमान नाम राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कर दिया गया था। ठीक है, तो स्थापना कब हुई, 5 जुलाई 1984 को ऊँट परियोजना निदेशालय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 20 सितंबर 1995 को क्या हुआ, इसका नाम राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। ठीक है, और ऊँट को राष्ट्रीय पशु का दर्जा कब दिया गया, 2014 में।
राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? 2014 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा, इसकी स्थापना कब होती है? ये तो 1984 मिलेगा ऑप्शन में, या फिर 1995 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्य मानवाधिकार आयोग का सचिव किस स्तर का अधिकारी होता है? तो मैं ये आपको बता रहा था कि अधीनस्थ बोर्ड हो या आरपीएससी, उसने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। किस तरीके के प्रश्न पूछता है? प्रश्न आसान दिखता है लेकिन होता नहीं है। ठीक है, जैसे ये है, राज्य मानवाधिकार आयोग का सचिव, सचिव पूछा है, ना ही उसने सदस्य पूछे, ना ही उसने अध्यक्ष पूछा है। ठीक है, तो जो सचिव होता है राज्य मानवाधिकार आयोग का, वो किस स्तर का अधिकारी होता है? जिला कलेक्टर स्तर का, पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर का, जिला मजिस्ट्रेट के स्तर का, और ऑप्शन डी है राज्य सरकार के सचिव स्तर का। तो इसका राइट आंसर तो आप करो ऑप्शन डी, राज्य सरकार के सचिव स्तर का। अब मैं राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में आपको संपूर्ण डिटेल बताता हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, स्थापना कब होती है राज्य मानवाधिकार आयोग की? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत 21 में इसके गठन का प्रावधान है। ठीक है, लेकिन गठन कब किया गया? 18 जनवरी 1999 को। ठीक है, 18 जनवरी 1999 को इसका गठन किया गया, और इसने कार्य प्रारंभ कब किया? 23 मार्च सन 2000 को। तो एग्जाम में डेट यही आती है ज़्यादातर, 23 मार्च सन 2000 को स्थापना की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान में इसमें 1+2 सदस्यीय निकाय है। ठीक है, अब देखो, अब बताता हूँ मैं आपको कि अध्यक्ष जो होता है, इसका जो अध्यक्ष जो होता है, और फिर सदस्य, और फिर मैं सचिव की बताऊंगा आपको, और फिर इसकी एक अन्वेषण एजेंसी होती है, उसमें जांच अधिकारी किस स्तर का होता है? अध्यक्ष जो होता है वो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश हो सकता है। ठीक है, या तो वो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो या फिर अन्य न्यायाधीश हो, और जिला न्यायालय का वर्तमान या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, ये भी योग्यता अध्यक्ष के लिए है। दूसरे क्या है, अध्यक्ष के लिए क्या है कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश। ठीक है, सदस्य 2 होते हैं, दोनों के लिए अलग अलग है। एक सदस्य के लिए क्या है कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो या फिर वर्तमान न्यायाधीश हो, या फिर जिला न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। यानी कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी हो सकता है, वर्तमान भी, या और सेवानिवृत्त भी, और जिला न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश भी हो या फिर सेवानिवृत्त हो, दोनों ही कंडीशन है। दूसरे सदस्य के लिए क्या है? मानवाधिकारों का विशेषज्ञ होना चाहिए। ठीक है, क्या हो? मानवाधिकारों की इसको नॉलेज हो, ये है। ठीक है, अब सचिव की बात करें तो सचिव क्या होता है? राज्य सरकार के सचिव स्तर का, उससे नीचे का स्तर का अधिकारी नहीं होगा जो सचिव होगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है? जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसकी एक अन्वेषण एजेंसी होती है खुद की। ठीक है, जांच एजेंसी होती है उसकी, उसका जो वो होगा जांच करने वाला, वो महानिरीक्षक पुलिस के पद से कम स्तर का नहीं होगा। इसके महानिरीक्षक पुलिस, इससे नीचे की जो पोस्ट है उसका अधिकारी नहीं होगा। ठीक है, उससे नीचे के जो पद हैं उसका के स्तर का नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है। अध्यक्ष कौन बन सकता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, या फिर अन्य न्यायाधीश। सदस्य में या तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो या फिर जिला न्यायालय का हो, और दूसरा सदस्य है मानवाधिकारों से संबंधित, तो उसको नॉलेज हो। वर्तमान में कौन है? गंगाराम मूलचंदानी, ये अध्यक्ष हैं, गंगाराम मूलचंदानी, ये राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और सदस्य में एक अशोक कुमार गुप्ता हैं और रामचंद्र सिंह झाला, ये दो, एक तो अशोक कुमार, ठीक है, और एक रामचंद्र झाला। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों ही सदस्य हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे इससे आगे के, उनकी चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल इसी तरीके के इम्पोर्टेंट सेशन में। धन्यवाद।